दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप केडीबी लैब के माध्यम से अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का प्रचार करना चाहते हैं, लोगों तक आप अपने बिजनेस को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा यानी कि केडीबी लैब के द्वारा पहुंचा सकते हैं। जहां इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें, जो नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। इसी नंबर पर आप संपर्क करके आप अपने बिजनेस को प्रचार कर सकते हैं, केडीबी लैब के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जिससे आपकी बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी और आपका बिजनेस और अच्छा चलने लगेगा। तो अभी संपर्क करें हमसे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार बोर्ड ने 10वीं मैट्रिक और 12वीं इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 की डेट शीट जारी कर दी है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का आयोजन 1 फरवरी से 11 फरवरी को होगा। मैट्रिक परीक्षा 2023 का आयोजन 14 फरवरी से 22 फरवरी तक होगा। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि रोज 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक होगी। दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट मार्च अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा, यानी कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट मार्च अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 से 30 जनवरी तक के लिए जाएंगे। दोस्तों बिहार में शराबबंदी की असफलता और अन्य प्रकार के बढ़ते नशे की लत का मुद्दा शुक्रवार को संसद में गूंजा। लोकसभा में पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने यह मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में युवा पीढ़ी तेजी से नशे की लत की शिकार हो रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा कि वे सदन का एक बहुत ही गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आजकल बिहार में बड़ी युवा आबादी गांजा, ड्रग्स, नशीले इंजेक्शन, सोल्यूशन, व्हाइटनर जैसे सूखे नशे की गिरफ्त में पड़ती चली जाती है। बिहार सरकार की शराबबंदी के पीछे सोच तो सही है, लेकिन उसे प्रभावी तरीके से लागू भी कराने में असफल होने के साथ साथ प्रशासनिक विफलता से युवा सस्ते सूखे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाम होते ही राजधानी पटना की सड़कों पर सोल्यूशन पीते लड़के बेरोक-टोक मिल जाएंगे तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्थिति बेहद भयावह है। सूखे नशे की लत के चलते खुद के घर का सामान बेच दे रहे हैं। इसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं, परिवार की जिंदगी बर्बाद हो रही है और ऐसे युवा बेरोजगारी की दलदल में धंसते जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हाल ही में हुए उपचुनाव के परिणाम से ये तय हो गया है कि छोटे दल बड़े दलों के लिए खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की सियासत में छोटे दलों की महत्व बढ़ेगी। इन उपचुनाव में जिस तरीके से छोटे दलों ने बड़े दलों के कथित वोट बैंक में सेंध लगाई है, उससे ये नए ट्रेंड की शुरुआत मानी जा रही है। जब दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि ये ट्रेंड ने यह भी साबित कर दिया है कि अब किसी भी दल का वोट बैंक सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर के कुरनी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में विकासशील इंसान पार्टी को भी करीब 10,000 वोट मिले हैं, जबकि निषाद समाज से खड़े 3 प्रत्याशियों को कुल मिलाकर के 9,000 वोट आए हैं। बीजेपी समर्थकों का दावा है कि स्वर्ण समाज का वोट उसे ही मिलता है, लेकिन कुरनी में वीआईपी ने स्वर्ण उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि उसे स्वर्णों का मत तो मिला ही, साथ ही निषाद समाज का वोट निषाद उम्मीदवार को ही मिला है। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सुपर कॉप कहा जाने वाले आईपीएस अमित लोरा पर संगीन आरोप लगे हैं। अमित लोरा जिनकी ईमानदारी के काफ़ी चर्चे थे, जब उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जब वे अपने जीवन पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर के कटघरे में हैं। बिहार के इस चर्चित आईपीएस अधिकारी पर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को मदद पहुंचाने और वित्तीय लेन देन का आरोप है, यानी कि पैसे के लेन देन का आरोप है इन पर। अमित लोरा पर लोक सेवा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा है, जब उन पर आरोप है कि उन्होंने किताब लिखने या फिर वेब सीरीज बनाने को लेकर के सरकार से अनुमति नहीं ली थी। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप लगे हैं कि वेब सीरीज निर्माण को लेकर के उन्होंने नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर प्रोडक्शन हाउस के साथ व्यावसायिक समझौते और पैसों का लेन देन किया है। आपको बता दूं कि अमित लोरा को सस्पेंड कर दिया गया है, उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो फिर ये जेल के सलाखों में भी होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि कुरनी उपचुनाव में जेडीयू की हार के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जब उनसे हार से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी जानकारी मिली है, यह हार कोई बड़ी हार नहीं है।
हम इस बार बहुत कम मार्जिन से पीछे रह गए हैं। गोपालगंज में भी काफ़ी कम मार्जिन से हार मिली थी, हमें देखना पड़ेगा कि कहां कमी रह गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कल रात सिंगापुर से वापस पटना लौट आए हैं। इस दौरान मीडिया ने उन्हें घेर लिया और कुर्नी उपचुनाव में मिली हार पर सवाल पूछ लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं तो फ्लाइट में था तो मुझे अभी जानकारी मिली है, इस हार में ज़्यादा वोट का फासला नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी बीजेपी को बोलने दीजिए, लेकिन उन्हें चिंता होनी चाहिए कि सिर्फ कुर्नी के रिजल्ट से वे कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मोकामा के चुनाव में तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से उपचुनाव का परिणाम सामने आ चुका है, जहां कुर्नी में भाजपा ने सीधे मुकाबले में जदयू को हराया। पिछले 3 उपचुनाव को देखें तो फिर भाजपा ने 2 और महागठबंधन ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। लेकिन अब बिहार की सियासत में वोट बैंक का ट्रेंड बदलता हुआ भी दिखने लगी है। कुर्नी का परिणाम इसके लिए ताज़ा उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ किसी जाति या फिर धर्म विशेष को अपना वोट बैंक समझ लेना बड़ी भूल साबित हुआ है। कुर्नी में महागठबंधन ने उमेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था, जब भाजपा ने वैसे उम्मीदवार पर भरोसा जताया। वहीं मुकेश सहनी ने भूमिहार जाति से आने वाले नीलाभ कुमार को मैदान में ताल ठोकने के लिए उतारा, तो फिर AIMIM ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया। प्रमुख उम्मीदवारों में इन 4 नामों को ही देखा गया। अब बात वोट बैंक की करें तो यहाँ महागठबंधन ही नहीं बल्कि NDA को भी इस परिणाम ने सोच में जरूर डाला होगा। जब बड़े दलों के लिए समर्पित रहे वोट बैंक में अब आसानी से सेंध लगने लगा है। अब ये दावा करना महंगा पड़ गया है कि कोई जाति या फिर धर्म विशेष का साथ उसी दल या फिर उम्मीदवार के साथ रहेगा या नहीं। ये संकेत इस तरीके से समझा जा सकता है कि भाजपा जहां सवर्णों को अपना वोट बैंक समझती रही है, वहीं जब मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने स्वर्ण उम्मीदवार मैदान में उतारा तो फिर करीब 10,000 वोट नीलाभ कुमार के खाते में आ गए। इसमें स्वर्ण वोटरों की भी बड़ी संख्या हो सकती है। मुस्लिम वोटर भाजपा के बदले महागठबंधन के साथ ही मजबूती के साथ रहे हैं, लेकिन जैसे ही OBC की पार्टी AIMIM मैदान में उतरती है तो महागठबंधन की राह मुश्किल होने लगती है। जब पहले गोपालगंज अब कुर्नी में AIMIM ने मुस्लिम उम्मीदवार के कई वोटरों को अपनी ओर खींचा है। इसे महागठबंधन का सीधा नुकसान माना जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि कुर्नी में और गोपालगंज में जो महागठबंधन की हार हुई है वह OBC की वजह से ही हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार किसानों को इनकम डबल करने का ऐलान कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट पेश करने वाली है, जहां इसमें किसानों की आय को लेकर के बड़े ऐलान की उम्मीद है। यह कोरोना संक्रमण से चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच इस बार का बजट किसानों के लिए खास साबित हो सकता है। दरअसल महंगाई के नित नए कीर्तिमान के बीच इस बजट से लोगों को बहुत आशाएं हैं। जब बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसे में अगर आप भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो फिर आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि आपकी आय डबल हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार आगामी बजट 2023 में PM किसान सम्मान निधि में मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। दरअसल इस योजना के तहत कई बार रकम को बढ़ाने की मांग उठी है। इससे पहले आम बजट 2022 में भी किसान योजना की किस्त की रकम बढ़ाने की मांग जोरों पर थी, लेकिन इस बार किसानों को उम्मीद है कि इस बजट में इस योजना की राशि बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर से ये राशि 6,000 से बढ़कर के 8,000 रुपये हो सकती है और किसानों को 2,000 रुपये की साल में 4 किस्तें दी जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड अब मदरसा के छात्रों को हाईटेक करने जा रहा है। अब बिहार में चल रही मदरसों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई-बुक्स और ई-लाइब्रेरी आदि की सुविधा मिलेगी। बिहार के करीब 3500 मदरसों के 6 लाख छात्र अब इम्बाइब ऐप से ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसको लेकर के इम्बाइब ऐप के रीजनल मैनेजर और बोर्ड के बीच सहमति बन गई है। सभी मदरसों में कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐप से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए यूनिसेफ और बिहार सरकार से छात्रों के लिए टैब, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट समेत जिन छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनसे पहले शुरुआत की जाएगी। जी हाँ, बिहार के मदरसों में इंटरनेट कनेक्शन देकर के इस व्यवस्था को चालू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस ऐप से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए सहमति बन गई है। इसके लिए पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर ट्रेंड टीचर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। जानकारी के अनुसार क्लास 6 से 8 तक के छात्रों को इस ऐप से मैथ और साइंस की ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। वहीं क्लास 9 से 12 तक छात्रों को मैथ साइंस के साथ ही सोशल साइंस की शिक्षा दी जाएगी। क्लास 6 से 12 तक करीब 6 लाख छात्रों को इससे लाभ होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जारी बदहाली पर रोक लगाने को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा काफी सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में अब जो ताजा जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अब बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी दवा देने से मरीज को मना नहीं कर पाएंगे। दरअसल बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी स्वास्थ्य अस्पतालों में फ्री में उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं को लेकर के गंभीर रुख अपनाया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में डॉक्टरों के परामर्श के बाद दी जाने वाली फ्री में दवाएं हर मरीज को मिले, इसको लेकर के नया निर्देश जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव के तहत अस्पतालों में मरीजों के बच्चे वितरित होने वाली दवाओं की अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर के ये निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों में भविष्य में दवाओं की होने वाली खपत का आकलन भी ई औषधि पोर्टल पर दर्ज करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अवैध बालू खनन और ढुलाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसका मकसद बिहार सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी सहित आम लोगों को उचित कीमत पर बालू उपलब्ध करवाना है। 2022-23 के खत्म होने में करीब 4.25 महीने रह जाने से राजस्व वसूली बड़ी चुनौती बन गई है। जब बालू के अवैध खनन और फिर ढुलाई को लेकर के मुख्य सचिव के निर्देश पर सारण, भोजपुर और पटना जिले में संयुक्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में खान एवं भूतत्व विभाग ने सारण जिले के खनन कार्यालय में 4 अतिरिक्त खान निरीक्षकों की तैनाती की है। साथ ही इन सभी को 9 दिसंबर के प्रभाव से प्रभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने खान एवं भूतत्व विभाग के पदाधिकारियों सहित सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इस दौरान उन्होंने बालू के अवैध खनन और फिर ढुलाई इसके खिलाफ कार्रवाई और राजस्व वसूली की विस्तार से समीक्षा की थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला निकल करके सामने आया है। यहाँ कुछ युवकों द्वारा एक शादी में किन्नर बनकर के दुल्हा से बख्शिश मांगा जा रहा था। इसके बाद जब इस बात की पोल खुली तो सभी लोग दंग रह गए। यह मामला सदर थाना क्षेत्र से चंद कदमों की दूरी पर भगवानपुर चौक का बताया जा रहा है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लड़के किन्नर बनकर के दुल्हा से बख्शिश मांग रहे थे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर विवाद करने लगे और हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके द्वारा दूल्हे के साथ लूटपाट की गई। इन लड़कों पर दुल्हन से सोने की चैन और नकदी का लूट का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में शादी करके दुल्हन को लेकर के वापस आ रहे दूल्हे की गाड़ी रोक ली गई। दूल्हे की गाड़ी को 2 बहरूपिया यानी कि किन्नर द्वारा बख्शिश लेने के लिए रोका, जिसके बाद दूल्हे ने इन दोनों बहरूपियों को 50-50 रुपये दिए, लेकिन वे लोग 5,000 रुपये मांग रहे थे, जिसके बाद इस बात को लेकर के विवाद हो गया। इसी दौरान इनके द्वारा दूल्हे की गाड़ी से सोने की चैन छीन ली गई, जिसके बाद दूल्हे के साथ मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दूल्हे के साथ पीछे से आ रही बारातियों की गाड़ी वहां पर आ गई, जिसके बाद भीड़ देख करके ये लोग भागने लगे। तभी कुछ लोगों द्वारा इन्हें दबोच लिया गया और जम करके पिटाई कर दी गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि सीमांचल में अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया ड्राइविंग स्कूल खुल चुका है। इसका विधिवत उद्घाटन भी मंगलवार को कर दिया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीक पर आधारित किशनगंज में मोटर वाहन चालक विद्यालय खुलने से अब इस क्षेत्र के चालकों को काफी फायदा मिलेगा। यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद अब प्रशिक्षित ड्राइवर मिलेंगे। जब किशनगंज के इस ट्रेनिंग स्कूल को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। किशनगंज जिले के लिए ये अच्छी सौगात है। चालक प्रशिक्षित और ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर रोड एक्सीडेंट की घटनाएं काफ़ी कम हो जाएगी। किशनगंज में अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती है। इस ट्रेनिंग स्कूल की जिले को बहुत आवश्यकता थी। अब यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छे और प्रशिक्षित ड्राइवर मिलेंगे। ड्राइविंग सीखने के इच्छुक लोगों के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। यहाँ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को बिहार सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइंस के अनुसार आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। सिमुलेटर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अमूमन प्रशिक्षणार्थियों के अंदर गाड़ी चलाने से पहले लगने वाला भय समाप्त हो जाएगा। साथ ही इस अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से पहाड़ी मार्गों पर चालन, रात में चालन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चालन, कूड़े कुआसे में चलन आदि विभिन्न परिस्थितियों में वाहन चालन के गुर भी सिमुलेटर द्वारा सिखाया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में संचालित चल रही फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियां, वित्तीय नियामक संस्थाएं मसलन रिजर्व बैंक, सेबी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी लगातार काम कर रही है। इसके बाद भी फर्जी कंपनियां राज्य में न केवल काम कर रही है बल्कि यहां की भोली भाली जनता की गाढ़ी कमाई भी अवैध तरीके से जमा ले रही है। आए दिन फर्जी कंपनियां रातों रात लोगों की जमा राशि को लेकर के चंपत हो जाती है। राज्य में अवैध रूप से चल रही ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई के लिए राज्य स्तर पर पुलिस प्रशासन और एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाने के लिए स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी काम कर रही है। एसएलसीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने नियामक संस्थानों को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि अवैध संचालित कंपनियों के बारे में सिर्फ बिहार सरकार को चिट्ठी लिख देने से काम नहीं चलने वाला है। आप सबको भी अपने स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। राज्य सरकार कार्रवाई में आपकी पूरी मदद करेगी। जहां राज्य सरकार ने फर्जी कंपनियों पर नजर रखने के लिए हर जिले में बिहार प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। जहां थाना प्रभारियों को भी इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को यूआईडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल पर तीखा प्रहार हमला बोला है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के पुरुषों के कई पत्नियां रखने के खिलाफ है। असम के मुख्यमंत्री बदरुद्दीन अजमल के हालिया विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। अजमल ने 2 दिसंबर को एक मीडिया हाउस के साथ एक साक्षात्कार में कथित तौर पर मुसलमानों की तरह अधिक बच्चा पैदा करने के लिए हिंदुओं को कम उम्र में शादी करने की सलाह दी थी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत में किसी को भी 3 से 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भाजपा इस प्रणाली को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर असमिया हिंदू परिवारों के डॉक्टर हो सकते हैं तो फिर मुस्लिम परिवारों के डॉक्टर भी होनी चाहिए। हमारी सरकार सभी लोगों की प्रगति के लिए काम करती है। हम नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम छात्र मदरसों में पढ़े और जोनाब और इमाम बने। दोस्तों बात करते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को आर्थिक सहायता के साथ ही सब्सिडी की सुविधाएं भी दी जा रही है। लेकिन इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खास ऐलान कर सकती है, जिसके बाद किसानों की इनकम में बम्पर इजाफा हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 में गेहूं जैसे कृषि उत्पादकों के निर्यात पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा सकती है। साथ ही कृषि के जिन उत्पादों की एमएसपी कम है उनके उत्पादों को भी रोका जा सकता है। इस बार के बजट में किसानों को सरकार से काफी उम्मीद है। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार को तिलहन के उत्पादन पर भी फोकस करना चाहिए, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। इसके अलावा सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और फिर सूरजमुखी के प्रोडक्शन पर भी फोकस करना चाहिए। इससे पाम ऑयल के इस्तेमाल को भी घटाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर सरकार किसान संगठनों की इस मांग पर फोकस करती है और फिर इस बार को मान लेती है तो फिर किसानों की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय की मूर्ति कला विभाग के छात्र की एक कलाकृति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है। इस बात की सूचना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम के द्वारा दी गई है। इस कलाकृति को प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है। इसमें नारियल, रस्सी, कच्चा रक्षा सूत्र, चावल, गेहूं, बांस के डालिया का प्रयोग किया गया है। ये आर्ट कॉलेज की उपलब्धि के साथ ही बिहार प्रदेश के लिए भी गौरव की बात मानी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। बेगूसराय, पटना, दरभंगा, पूर्णिया और सीवान देश में सबसे प्रदूषित शहर है। इन शहरों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि खतरनाक स्तर पर है। इसके अलावा मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर और छपरा में भी हवा की स्थिति बहुत खराब है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आज बेगूसराय में 11 बजे सबसे ज़्यादा 446 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा पटना के समनपुरा में 443, दरभंगा में 415, पूर्णिया में 410 और सीवान में 416 AQI है। दोस्तों बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को 40 सीटें मिली है और भाजपा को 25 पर जीत के साथ सत्ता से बाहर होना पड़ा है। 2018 के बाद ये पहला मौका है जब किसी राज्य में कांग्रेस को सत्ता हाथ लगी है। यह पंजाब, यूपी, गोवा, मणिपुर, बिहार समेत कई राज्यों में बुरी तरीके से हारने वाली कांग्रेस को पहाड़ी राज्य ने एक तरह से संजीवनी दी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत की वजह पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने उसके वादे को भी माना जा रहा है, जो उसने चुनाव प्रचार में किया था। इससे पहले वे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन की बहाली का फैसला ले चुकी है। अब इसी मुद्दे के दम पर हिमाचल के चुनाव में जीत ने
उसे संजीवनी दे दी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा 2024 के आम चुनाव में भी दोहरा सकती है। इससे पहले 2019 में उसने न्याय का ऐलान किया था, लेकिन वह सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित नहीं कर सका था। लेकिन उसके उलट देश में कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है और पुरानी पेंशन स्कीम का वादा उन्हें लुभा सकता है। यानी कि अब भाजपा के मुकाबले कांग्रेस पहले की तरह खाली हाथ नहीं है। जहां वे अब पुरानी पेंशन स्कीम के जरिए देश में सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को साधने की स्थिति में होगी। इसके अलावा नौकरी की तैयारी करने वाले युवा भी इस वादे पर साथ दे सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कुर्रनी विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। विपक्षी बीजेपी के साथ ही सहयोगी कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरजेडी के नेता भी तंज कसते हुए कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के बाद कुर्रनी के पूर्व आरजेडी विधायक अनिल सहनी ने भी सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। कुर्रनी के पूर्व विधायक अनिल सहनी ने कहा है कि कुर्रनी की हार नीतीश कुमार की हार है। उनको नैतिकता के आधार पर जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए। जब कुर्रनी के अति पिछड़ा समाज ने अति पिछड़ा को अपना प्रतिनिधित्व चुना है और नीतीश कुमार से अति पिछड़ा वोट अलग हो गया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने शराबबंदी कानून को कुर्रनी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता दानिश रिजवान ने महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग फिर से कर दी है। वामपंथी नेता पहले से ही नीतीश कुमार की पुलिस और अन्य विभाग के अधिकारियों पर मनमाने तरीके से काम करने की शिकायत कर चुके हैं। वहीं कुर्रनी चुनाव में हार के लिए चौतरफा दबाव झेल रहे जेडीयू के नेता भी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जदयू प्रवक्ता सुनील कुमार ने आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सहनी को नसीहत देते हुए कहा कि वे क्या बोलते हैं ये उनकी निजी राय है, उनका बयान आरजेडी का आधिकारिक बयान नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि कटिहार के बराड़ी चांदपुर दियारा में गैंग वार में 4 लोगों की हत्या और अब तक कई लोग लापता होने की खबर अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। 2 दिसंबर को दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंच करके इस हत्या के पीछे भाजपा कनेक्शन की आरोप लगा था और अब इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए महागठबंधन की तरफ से माले के वरिष्ठ नेता वर्तमान विधायक महबूब आलम ने गंगा दियारा की घटना को भाजपा के साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में ठीक से जांच होना चाहिए। उनके पास जो इनपुट मिला है उसमें भाजपा द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके का साजिश रचे रहे हैं और जल्द ये साजिश बेनकाब होने वाला है। जब उन्होंने कहा कि दियारा का ये इलाका हमेशा शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन पिछले दिनों जो घटना हुई है वह बेहद ही खतरनाक था। स्थानीय विधायक ने कहा है कि इनकी जाँच करनी चाहिए था कि क्या इसमें क्या किसी राजनीतिक संलिप्तता शामिल है। मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति से संरक्षण मिल रहा है। अचानक ये घटना नहीं हो रही है। जब पिछले 5-6 साल से ये इलाका शांत था, अचानक सरकार बदली और ये घटना होने लगी। ये भाजपा की साजिश है कि सीमांचल इलाके और मौजूदा बिहार सरकार की छवि खराब की जा सके। हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो भी लोग शामिल हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि गुजरात विधानसभा के चुनाव की तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपना खाता खोलने में सफल रही है। आम आदमी पार्टी ने राज्य में 5 सीटें हासिल की है। हालांकि अब राज्य में जीत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो फिर वहीं गोवा और फिर गुजरात में आम आदमी पार्टी कुछ सीटें हासिल कर सकी है, जिससे अब लोगों के बीच कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा विकल्प बन करके उभरेगी। आम आदमी पार्टी पहले गोवा में 2 सीटें तो अब गुजरात में 5 सीटें हासिल कर चुकी है। इस जीत ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी की चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के 5 सीटें जीतने पर लोग एक पुराने कहानी याद कर रहे हैं। कहानी बिहार के विधानसभा चुनाव के सीमांचल से जुड़ी हुई है। लोग बातें कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ AIMIM जैसा हालात हो सकता है यदि आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों पर पकड़ नहीं बनाए रखी। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार के सीमांचल में AIMIM ने 5 सीटें हासिल की थी। बाद में उनके विधायकों ने 4 विधायकों ने आरजेडी में शामिल हो गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर अली मान को छोड़ करके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। जिन विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ करके आरजेडी का दामन थामा, उनमें शाहनवाज मोहम्मद, अंजार नईमी, मोहम्मद इजहार रश्फी और सैयद रुकनुद्दीन शामिल थे। AIMIM से 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने से बिहार में वे सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। आपको बता दूं कि वर्तमान में आरजेडी के पास अब कुल 80 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 78 विधायक हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। बिहार में ठंड का असर बढ़ गया है, जिससे सुबह सुबह कोहरा छाने लगा है। जब बिहार के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य भागों में कोहरे का असर अधिक दिख रहा है। बीते 24 घंटे में पटना में अधिकतम तापमान जहां 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जब बिहार का औसत अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है, औसत न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में मौसम अभी शुष्क बना हुआ है और अगले 5 दिनों तक मौसम के शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बिहार में अभी के समय सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिसकी गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके प्रभाव से अगले 2 से 4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि कुरनी विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू उम्मीदवार की हार के बाद नीतीश कुमार के कुनबे में घमासान शुरू हो गया है। शुरुआत जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने की है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का नाम लिए बगैर उन्हें आईना दिखाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कुरनी के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जब पहली सीख जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए ये बातें कही है। इसमें नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन आईना किसे दिखाया जा रहा है और किसे नसीहत दी जा रही है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही कहा था कि शराबबंदी के कारण नुकसान हो रहा है। जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक में ही उन्होंने खुले मंच से नीतीश कुमार को नसीहत दी थी कि वे अकेले में कार्यकर्ताओं से मिलकर के सरकार और पार्टी के बारे में उनकी राय बन जाने। अब उपेंद्र कुशवाहा अगर ये कह रही है कि जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो फिर जाहिर तौर पर ये बात वे नीतीश कुमार को ही तो बता रहे हैं ना। जब उपेंद्र कुशवाहा ने तो शुरुआत की है, पार्टी के कई और नेता नाराजगी जताने लगे हैं। जदयू ऑफिस में बैठे पार्टी के प्रदेश सचिव राजीव रंजन पटेल ने कहा कि कुरनी में पार्टी का उम्मीदवार ही गलत था। उम्मीदवार के खिलाफ लोगों में गहरी नाराजगी थी, जबकि जेडीयू ने अपने उम्मीदवार मनोज कुशवाहा का हवाला देकर ही राजद के कुरनी सीट मांगी थी। अब पार्टी के नेता उसी उम्मीदवार को गलत बता रहे हैं। तो दोस्तों बिहार में कुरनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुरनी उपचुनाव के रिजल्ट से आगे आने वाले दिनों का संकेत मिल गया है। बीजेपी को बिहार की जनता का भरपूर साथ मिला है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुरनी की जीत पर खुशी जताई है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में गुजरात में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा आज देश के सभी वर्गों की पहली पसंद हो गई है। देश के युवा बीजेपी के साथ है। युवा भाजपा की विकास वाली योजनाएं चाहते हैं। युवाओं को ना जातिवाद चाहिए, ना परिवारवाद। युवाओं का दिल, विजन और विकास को ही जीता जा सकता है। तभी जब कोरोना महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे, तब जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिनमें कांग्रेस का कुशासन नहीं देखा, सिर्फ भाजपा की ही सरकार देखी है। उन्होंने भाजपा का काम बेहतर लगा तभी वोट दिया है। युवा सवाल पूछना जानते हैं, युवा तभी किसी को वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा दिखता है, जब उन्हें काम दिखता है। युवाओं ने भाजपा को वोट देकर के संदेश दिया है कि उन्होंने हमारे काम को जांचा परखा और उस पर भरोसा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों से लेकर के महिलाओं से मिल रहे समर्थन का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा को खूब आशीर्वाद मिला है। जहां SC ST के लिए रिजर्व 40 में से 34 सीटें भाजपा ने जीती है। आदिवासी भाजपा को अपने आवाज मान रहे हैं। दशकों तक जिन आदिवासियों को नजरअंदाज करके रखा गया, हम लगातार उनकी उम्मीदें पूरी करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भले ही मिशन 60 चला करके राज्य के सभी सदर अस्पतालों की सुविधा बेहतर करने की बात करते हों या फिर खुद देर रात निरीक्षण पर निकल जाते हों, मगर उनके इस मेहनत पर पानी फेरने के उनके ही विभाग के सहयोगी पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में अब जो मामला सामने आया है वह स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ होने के साथ राज्य के मुखिया नीतीश कुमार के गृह जिले से जुड़ा हुआ है। यहाँ के परिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने शुद्ध
नहीं ली। दरअसल बिहार में उप मुख्यमंत्री द्वारा मिशन 60 के अंतर्गत सबसे पहले नालंदा जिले के बिहार शरीफ सदर अस्पताल की सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। नए नए संसाधन दे दिए गए हो, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के डॉक्टर और अस्पताल कर्मी लापरवाही बरतने के पीछे नहीं हट रहे हैं। आए दिन इस अस्पताल के खराब व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई ना कोई खबरें निकल करके सामने आती ही रहती है। इसी कड़ी में अब जो मामला सामने आया है उसमें नालंदा जिले के हिलसा थाना इलाके में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मगर शाम 7 बजे को है, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं आया। इधर इस मामले में परिवार वालों और फिर पुलिसकर्मियों ने बताया है कि सदर अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स का कहना है कि उसको पोस्टमार्टम करने नहीं आता है। जब दूसरा डॉक्टर आएगा तो फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। यह सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े सदर अस्पताल और इतनी बड़ी आबादी वाले जिले में पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर कब आएगा, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। वह आएगा या छुट्टी पर है, इसकी भी जानकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई भी देने को तैयार नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार बिहार में पर्यटकीय सुविधाओं विकसित करने के लिए बड़ी ढाबा नीति के तहत लोगों को 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। जी हां, अगर आप बड़े बड़े सड़क किनारे ढाबा खोलते हैं तो आपको सरकार 50 लाख रुपए देगी ढाबा खोलने के लिए। तो ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं और ढाबा खोलना चाहते हैं किसी NH के किनारे, तो सरकार द्वारा आपको 50 लाख रुपए देगी, यानी कि सब्सिडी देगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग 4 कैटेगरी में 5 जनवरी 2023 तक पर्यटन विभाग में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदनकर्ता के नाम से पुश्तैनी या फिर लीज की जमीन होनी चाहिए। पर्यटन विभाग ने ढाबा नीति के तहत जमीन और बिल्ट अप एरिया भी निर्धारित किया है। पर्यटन विभाग द्वारा सब्सिडी के लिए सुविधा के अनुसार ढाबा को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति पर्यटन विभाग के वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन आवेदकों के पास ढाबा खोलने के लिए सड़क किनारे अपनी जमीन होगी, उन्हें योजना के तहत विशेष सहायता रियायत भी दी जाएगी। इसके अलावा सड़क किनारे न्यूनतम आधा एकड़ जमीन में चल रहे मौजूदा लग्जरी ढाबा को अपग्रेड किए जाने की वरीयता भी दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिले में एक प्रेमी को रात में अपनी प्रेमिका के घर पहुंचना और उससे मिलना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने प्रेमी को प्रेमिका के साथ प्रेम का इजहार करते रंगे हाथ पकड़ लिया है। परिवार वालों ने हल्ला मचाया तो फिर पंचायत बैठी। जब पंचायत ने दोनों के शादी का फरमान सुना दिया। इसके इच्छा के विरुद्ध उसे प्रेमिका के साथ गाँव के ही मंदिर में ले जाया गया, जब ग्रामीणों के सामने शादी की सभी रस्म अदा की गई। मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के खानपुर थाना इलाके के जहांगीरपुर पंचायत के डेकारी गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने प्रेमी युवक को 5 दिसंबर की रात को करीब 3 बजे लड़की के साथ परिवार वालों ने देख लिया। जब परिवार वालों के शोरगुल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने लड़के को धर दबोचा। 6 दिसंबर मंगलवार को दोपहर पंचायत के जनप्रतिनिधियों में पंचायत में दोनों की शादी का फैसला सुनाया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में होने वाली जाति आधारित गणना के तौर तरीके के बारे में जानकारी देने के लिए गणना से जुड़े अधिकारियों और फिर कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए बिपाड में 15 दिसंबर को जाति आधारित गणना के लिए बने मास्टर ट्रेनर इसके गुण सीखेंगे। इसमें मास्टर ट्रेनरों को पहले मकान और फिर इसके बाद परिवार के सदस्यों की संख्या से लेकर के आवेदन में लगभग 26 कॉलम भरने के बारे में अवगत कराया जाएगा। यानी कि बिहार में जो जातीय जनगणना होगी उसमें आपको 26 कॉलम भरना होगा, 26 कॉलम की जानकारी देनी होगी। जातीय आधारित गणना के लिए फील्ड से जुड़े कर्मियों को 19 से 21 दिसंबर तक प्रशिक्षित दिया जाएगा। फील्ड से जुड़े कार्यों के लिए 294 कर्मियों को चयन किया गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।